ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। एज द नेम सजेस्ट, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने हैं? ऐसे प्रोसेसेस पढ़ने हैं विच सपोर्ट्स लाइफ, है ना। ऐसे प्रोसेसेस जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन, फिर हो रहा है न्यूट्रिशन, है ना। खाना खाएंगे तभी तो रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनेगी, राइट। उसके बाद एक्सक्रीशन, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि खाना आपने खा लिया, ब्रीदिंग आपने कर ली, बट इसको हर सेल्स तक पहुंचाना भी जरूरी है ना। तो वो काम कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो देयर आर 4 मेन लाइफ प्रोसेस, अभी लिखेंगे नहीं। 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस आर देयर। न्यूट्रिशन, है ना। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। यहां पे एक्सक्रीशन का मतलब सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन नहीं है, लिक्विड वेस्ट का एक्सक्रीशन है, यूरिन। समझ रहे हैं? क्योंकि सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन तो न्यूट्रिशन में ही आ जाता है। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता, खाना खा के उसको पचाना, उसको बॉडी में यूटिलाइज करना, और फिर उसको बाहर निकालना। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर। तो सॉलिड वेस्ट के एक्सक्रीशन को हम एक्सक्रीशन, ये वाला एक्सक्रीशन वो नहीं है। ये कौन सा एक्सक्रीशन है? लिक्विड वाला, यानी कि यूरिन। ठीक है, और यहां पे ही हमारा सॉलिड एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 मेन प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है हमारी बॉडी में, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना। ये भी तो लाइफ प्रोसेस है। बट इन चारों में और इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर के 4 एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। एसेंशियल मतलब, हाँ, ये इनके बिना हम नहीं जी सकते, है ना। बट रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस फॉर यू। हाँ, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि उसी से आपकी आगे वाली जनरेशन आएगी। पर अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो यू विल नॉट डाई, मतलब आप मरेंगे नहीं। दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर योर लिविंग, दैट इज एसेंशियल फॉर योर व्हाट, हाँ, फॉर अपकमिंग जनरेशन, कि आप अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बट नॉट फॉर योर लाइफ। तो बाकी ऊपर के जो 4 प्रोसेस हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर योर लाइफ। तो इसलिए इनका अलग चैप्टर है चारों का, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। और ये चैप्टर अलग है, रिप्रोडक्शन है। ये पांचों की पांचों लाइफ प्रोसेसेस, बट द फर्स्ट 4 आर essential life processes and the last one is non essential life process. Life process तो वो भी है, but non essential। ठीक है, ओके। तो ये प्रोसेसेस होते किन में हैं? जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे, इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, देन सम बैक्टीरियाज, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें भी ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तरीके अलग अलग होंगे, बट होंगे तो ना प्रोसेसेस। मतलब अमीबा खाना अलग तरीके से खाता होगा, हम अलग तरीके से खाते होंगे, है ना। अमीबा अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता होगा, हम अलग तरीके से करते हैं। अमीबा अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करता होगा, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत उसको है ही नहीं, क्योंकि एक ही सेल तो उसकी पूरी बॉडी है, तो कहां भेजेगा? हमें भेजने की जरूरत है ना, कि हमारे पास एयर जो हम लेते हैं वो लंग्स तक पहुंची है, बट हर सेल तक कैसे पहुंचा है उसको? तब हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो उस एयर को कैरी करके हर सेल तक लेकर जाए। खाना हमने खाया, वो इंटेस्टाइन तक चला गया, अब वहां से सेल्स तक कैसे पहुंचाए? तो फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पिक्चर में आएगा और खाने को लेकर के हर सेल्स तक पहुंचाएगा। तो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अमीबा को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, वो इंटरनल ही, उसको सेल के अंदर अगर कुछ भेजना होगा तो वो साइटोप्लाज्म से भेज देगा। बाकी ऐसा कोई अलग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है उसके पास। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चारों प्रोसेसेस करेंगे। हो सकता है तरीका अलग होगा करने का, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा उनका। जैसे हम खाना खा रहे हैं हाथ से, तो अमीबा खा रहा है किससे? क्या बोलते हैं उसको? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पहली बार सुन रहे हो आप लोग? नहीं पढ़े हो पहले कभी? क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, पहला लेटर बता दो उसका। हाँ, स्यूडोपोडिया। क्या था वो? स्यूडोपोडिया, जहां पे अमीबा क्या करता है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड इट्स प्रे, और फिर उसको वो एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो ये उसका तरीका है खाना खाने का। छिपकली कैसे खाना खाती है?
खाती है ना भाई वो भी तो, हम मुंह से तो हम भी खाते हैं भाई। खाना लेने का तरीका, हम हाथ से मुंह में डालते हैं ना, उसके पास क्या है, टंग है, खींच लेगी, तो उसका खाने का तरीका अलग है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो खाने के तरीके सबके अलग अलग है, खाना तो सभी खा रहे हैं, है ना। पचाने के तरीके सबके अलग अलग होंगे, पचा सभी रहे हैं। इन द सेम वे रेस्पिरेशन करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। हमारे पास लंग्स हैं, किसी के पास लंग्स नहीं होते, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं तो उनको लंग्स की जरूरत नहीं होती, वो अपने डायरेक्टली बॉडी से रेस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, तो तरीके अलग अलग होंगे, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल परफॉर्म दिस प्रोसेसेस। ठीक है, और एक लिविंग और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम डिफरेंस भी इसी से पता करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे चीजें जो ये प्रोसेसेस कर रही हैं उनको लिविंग बोलेंगे, और जो नहीं कर पा रही है उनको नॉन लिविंग बोलेंगे। जैसे ये टेबल, ये इनमें से कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। और जो भी चीजें ये लाइफ प्रोसेसेस कर पा रही है, परफॉर्म कर पा रही है, दे आर नोन एज लिविंग बीइंग्स। इनके अलावा एक प्रोसेस और होता है जिससे आप पता लगाते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज लिविंग है, वो होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। एक चीज का अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज जिंदा है, लिविंग है। अब प्लांट्स का मूवमेंट होता है, भले वो एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोशन नहीं कर पा रहे हैं, बट मूवमेंट तो हो रहा है ना, उनका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टेम्स आर गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी, रूट्स आर गोइंग डाउन टुवर्ड्स ग्रेविटी, जा रही है कि नहीं जा रही है? तो वो भी तो एक तरह का मूवमेंट है ना। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना है, वो तो लोकोमोशन हो गया। ठीक है, मूवमेंट का मतलब है कि अपनी पोजीशन पे रह के भी अगर कुछ पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन मूवमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट इज ऑल्सो वन क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड करते हैं वेदर द पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखते हैं। एंड डालिए चैप्टर का। तो अपन को इस चैप्टर में ये 4 प्रोसेस पढ़ने हैं, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे चारों प्रोसेस, है ना। न्यूट्रिशन पहले, फिर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आपने लिया है उसी को तो पचा करके, मतलब उसी को सेल के अंदर जब पहुंचेगा और उसके बाद ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। समझ रहे? तभी एनर्जी जाके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी। एम आई क्लियर? और इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो ब्रीदिंग आपने किया है वो एयर को ही पहुंचाना है, जो खाना आपने खाया उस खाने को ही पहुंचाना है, कहां तक? सेल्स तक। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम फिर पढ़ेंगे लास्ट में एक्सक्रीशन। तो सीक्वेंस यही रहेगा, और सब में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में, कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं। हाँ, हाँ होता है। रेस्पिरेशन आप बोल सकते हो कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है, वो तो ब्रीदिंग होती है। बट यही एयर, ये ऑक्सीजन जो अंदर गया है, ये जब सेल्स तक जाएगा और सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगा, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन हमने लिया है ये अंदर घूमने थोड़ी ना गया है, इसका एक पर्पस है ना अंदर। और वो पर्पस क्या है? कि जो आपने खाना खाया है और उस खाने को सेल्स तक पहुंचाया है, ये ऑक्सीजन जाएगा और उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगा, तब रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म होगा पूरा। वरना एक तो सिर्फ सांस लेना छोड़ना, उसको तो हम ब्रीदिंग बोलते हैं। एंड रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि वो ऑक्सीजन जो आपने ब्रीद इन किया है, वो ऑक्सीजन अंदर जाके सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहा है, और वो एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। याद है अपन पढ़ते थे 9th क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और ये क्या करता है? इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट सप्लाइज द एनर्जी टू ऑल द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। इसको इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे। ठीक है, और इसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेगा। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स, द बेसिक फंक्शंस the basic functions performed by living beings, the basic functions performed by living beings to sustain themselves, अपने आप को जिंदा रखने के लिए,
to sustain themselves, to sustain themselves, are called life processes. To sustain themselves are called life processes. There are four essential life processes. There are four essential life processes. There are four essential life processes and one non-essential, and one non-essential, and one non-essential. They are as follows. They are as follows. They are as follows. ठीक है, पांचों को लिख लो लाइन से. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड फिफ्थ वन इज रिप्रोडक्शन. ऊपर के चारों में ऐसे कर्ली ब्रेस बना करके लिख देना एसेंशियल, एसेंशियल, और लास्ट वाले में हाइफन डाल के लिख देना नॉन एसेंशियल. लाइफ प्रोसेस तो वो भी है बट नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. डन. चलो पहला लाइफ प्रोसेस हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे. तो सबसे मेन हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन. मेन हेडिंग रहेगी क्योंकि इसके अंदर हम दो सब हेडिंग पढ़ने वाले हैं, प्लांट न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो मेन हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन. पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन. इसका डेफिनेशन लिखना, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता, नॉट जस्ट इनटेकिंग ऑफ फूड. खाना अंदर जाने के बाद उसका यूसेज, उसका डाइजेशन और उसका एक्सक्रीशन, इट ऑल कम्स अंडर न्यूट्रिशन ओनली. ठीक है, तो लिखेंगे हाइफन डाल के, या इस नीचे एक पैराग्राफ ही बना लेना, हाइफन मत डालो. लिखो एक नीचे, द इनटेक ऑफ फूड, द इनटेक ऑफ फूड, the intake of food together with utilization, together with utilization, together with utilization, together with utilization is called nutrition. The intake of food together with utilization is called nutrition. और करके एक डेफिनेशन और नीचे लिखेंगे, ऐसे नीचे और लिख लेना. यहां पे एक डेफिनेशन लिख ली है, बीच में और लिख करके एक डेफिनेशन और लिखेंगे. देखिए, न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, nutrition can also be defined as the process, nutrition can also be defined as the process of intake of food, of intake of food. ये तो अपन ने ऊपर भी लिखा था ना, intake of food. वो यूटिलाइजेशन का मीनिंग समझेंगे अपन इस डेफिनेशन में. यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? इट्स इंटेक, क्या लिखे, इंटेक ऑफ फूड, कॉमा, इट्स डाइजेशन, its digestion, comma, absorption, 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 and distribution to different parts, and distribution to different parts in plants and animals. Distribution to different parts in plants and animals.
समझे क्या लिखे हैं? हमने यूटिलाइजेशन को एक्सपैंड किया कि यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है। तो यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो खाना आपने खाया है उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना एब्जॉर्ब होता है और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स द सेल्स, और उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सब करके जो एक्सक्रीशन होगा ना, तो अपन इसको कंप्लीट प्रोसेस क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। एक्चुअली हम अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। उसमें पहला स्टेप है, अभी लिखेगा मत इसको, पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना, खाने को खाना, इन टेकिंग ऑफ फूड। अब जो खाना अंदर चला गया उसको क्या करना है? डाइजेस्ट। डाइजेशन करने की जरूरत क्यों है? हाँ, तो क्यों ब्रेक डाउन क्यों कर रहे हैं? सेल के अंदर जा सके, एक्चुअली में ये है, सेल के अंदर जा सके। हमें पता ना कि हमारा जो सेल है उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद है? उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती थी? इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी होती थी वो? यानी कि वो सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर बाहर होने देती है, राइट। अब एक बड़ा सा प्रोटीन या बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट चला जाए जो हमने खाया है ना, तो वो अंदर नहीं जाने देगी उसको। तो इसलिए उसको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में ही ब्रेक डाउन करके इतना छोटा बना देते हैं, सॉल्यूबल बना देते हैं, ताकि वो सेल के अंदर जाने लायक बन सके। इसलिए डाइजेशन किया जाता है। मतलब आप यूं समझिए कि डाइजेशन में हम अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब खाते हैं ना अपन, खाने में बैलेंस डाइट बोलते हैं अपन, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सब होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको अपन ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट क्या होता है? सिंपल, ठीक है। जितने भी लार्ज साइज होते हैं, मैंने बोला ना ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होता है। आप दाल खाओगे तो उसमें प्रोटीन गया है ना, तो वो प्रोटीन सीधा सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, आपको प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा अमीनो एसिड्स में, तब वो अमीनो एसिड आपके सेल के अंदर घुस पाएगा, ठीक है। तो लार्ज साइज कन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज में। समझ रहे हैं क्या? जो इनसॉल्युबल था प्रोटीन जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, जो इनसॉल्युबल था उसको अपन क्या कर देंगे? सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और एक जो नॉन डिफ्यूजिबल था, ये डिफ्यूजन से तो अंदर बाहर होगा ना, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन समझ रहे हैं ना? एयर या खाना बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से अंदर जाएगा ना, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसी को बोलते थे डिफ्यूजन। तो जो नॉन डिफ्यूजिबल है उसको क्या करेगा? डिफ्यूजिबल बनाएगा। ये होता है एक्चुअली में हमारे डाइजेशन प्रोसेस में। ये आपके किसकी प्रॉपर्टी है? जो खाना आपने खाया था, ये उसकी प्रॉपर्टी है, और इस स्टेट में वो सेल के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। तो इसलिए डाइजेशन करके अपने खाने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो माउथ से स्टार्ट होके एनस पे एंड होता है, वो यही काम करता है, इस टाइप के खाने को इस टाइप के खाने में कन्वर्ट करने का। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? तो इंटेस्टाइन तक पूरा डाइजेशन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन के बाद। तो उसके लिए क्या होता है ना, इंटेस्टाइन के पास ब्लड वेसल्स आते हैं। हमारा ब्लड वेसल ही है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू, क्योंकि वही है जो हर बॉडी पार्ट तक जाता है, तो वो हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इंटेस्टाइन के पास ब्लड वेसल्स आएंगे और वो इस खाने को इसको नहीं, इस खाने को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करके ले जाएंगे कहा? सेल्स के पास। समझ रहे? तो वो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अभी आपने लिखा ना एब्जॉर्प्शन, तो ये दोनों लिखे हो ना अभी, its digestion, its absorption, and its distribution to all the parts of plants and animals. ऐसा लिखा है ना? तो ये एब्जॉर्ब होके चला गया कहां? सेल्स तक। अब सोचो आपने तो खाया प्रोटीन था, पर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में। सेल को क्या मिला? अमीनो एसिड। सेल को प्रोटीन मिला क्या? सेल को तो अमीनो एसिड मिला। सेल को ग्लूकोज मिला, सेल को कार्बोहाइड्रेट मिला ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर अवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स बॉडी,
अमीनो एसिड से ग्रोथ रिपेयर नहीं होगी, ग्लूकोज से ग्रोथ रिपेयर नहीं होगी, किससे होगी? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। तो अब ये जो ग्लूकोज अंदर गया है, कार्बोहाइड्रेट जितना भी हमने खाया ना वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जितना भी प्रोटीन हमने खाया ना वो सब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और सेल के अंदर यही दोनों गए। अब सेल क्या करेगा? सेल इन दोनों से फिर से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाएगा, वरना उसको तो प्रोटीन मिलेगा ही नहीं ना। प्रोटीन किसको मिला? पेट को, इंटेस्टाइन को। सेल को क्या मिला? अमीनो एसिड। तो सेल क्या करेगा? इसी अमीनो एसिड से फिर से क्या बनाएगा? प्रोटीन। डू यू रिमेंबर ऑर्गेनली जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे, जिसका काम था प्रोटीन बनाना? राइबोसोम। वेरी गुड। क्या था? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स है हमारे सेल में जो उन अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। चार हो गए? ये तो बात हो गई सेल के अंदर की। अब जो आपके इंटेस्टाइन में खाना बच गया, जो पचा ही नहीं, मान लो आपने घास खा ली गलती से, और घास तो पचा नहीं पाओगे, आपके अंदर घास पचाने वाला तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो क्या होगा? वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या बनाएगा? उसको मिला करके बना लेगा क्या? फीसेस। क्या बनाएगा? फीसेस, मोर कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं? पॉटी। नेचुरल इसमें क्या है, सब जाते हैं सुबह। ठीक है, तो ये है जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाएगा। फीसेस उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, आम भाषा में हम नहीं बोलते मैं जा रहा हूँ फीसेस करने, हम यही बोलते हैं ना, यही वर्ड यूज करते हैं। तो ये बन के कहां स्टोर हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर ये एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। समझ ना? तो ये पांचवा प्रोसेस क्या हो गया? इजेशन। देखो यहाँ पे ई और इन का फर्क है, पर दोनों अपोजिट चीजें हैं। एक खाना खाना है, दूसरा वेस्ट निकालना है। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया ना वो ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, अनडाइजेस्टेड मतलब जो आपके पेट ने आपके इंटेस्टाइन ने पचा नहीं पाया, अल्टीमेटली दैट विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। क्लियर है? तो हमारे न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द सेल्स, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या बोलेंगे अपन? रीफॉर्मेशन। वापस से फॉर्म कर रहे हो ना आप वो सारी चीजें, प्रोटीन एंड ऑल, फ्रॉम मतलब वापस से आप वो ऑर्गेनिक मटेरियल वापस बना रहे हो इन्हीं को, जो आपने डाइजेशन में इन लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, एसिमिलेशन में आप इसको वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, एसिमिलेशन। एंड फाइनल, the left out undigested food is excreted out of our body through anus. Clear है? This is our nutrition. अब यही काम अमीबा भी करता है, 5 स्टेप, बट उसके तरीके अलग करने के। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्लियर है। चलो, तो इसमें सबसे पहला ही डालेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आप इसको ए नाम दे दो, ए हेडिंग दे दो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स में आएंगे, वो हमारा बी हेडिंग होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो प्रोसेस का नाम हो गया। तो एक्चुअली न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आप अपना खाना खुद बना रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो आप खुद बना रहे हो। आप बोलोगे सर हम भी तो घर में खुद ही बनाते हैं, खुद ही गैस में बनाते हैं। वैसा नहीं, वो तो खाना बनाना नहीं है, वो खाना पकाना है। समझ रहे क्या? यहाँ खाना बनाने से मतलब क्या है हमारा? कि हम सन्स की एनर्जी को यूज करके, सन की एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक चीजों से खाना बना रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the help of sunlight and chlorophyll. They prepare their food by the process called photosynthesis. तो इसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अब इसके अलावा जितने भी और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, तो इनके न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
तो न्यूट्रिशन एक्चुअली दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक, प्लांट वाले को ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, और एनिमल्स वाले को क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। देखिए एनिमल्स, हर कोई एनिमल एक जैसा खाना नहीं खाते ना। देयर आर सम एनिमल्स जो डेड रिमेन्स पर डिपेंड करते हैं, डिकम्पोजर्स, तो उनके न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ होते हैं जो होस्ट की बॉडी में रह करके या होस्ट की बॉडी में अंदर घुस करके खाना खाते हैं उसका, दे आर पैरासाइट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और हमारा न्यूट्रिशन का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारे अंदर होता है, जो 5 प्रोसेस मैंने लिखे ना, दैट कम्स अंडर होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो इसलिए अलग अलग टाइप के या टाइप ऑफ फूड। हम किस टाइप का खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब खाते हैं, है ना। बाकी सारे एनिमल्स ये सब नहीं खाते। अब जैसे जो वो खा रहे हैं डेड रिमेन्स, वो डेड रिमेन्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स जो उनको उनकी बॉडी से मिल रहा है, ठीक है। तो खाने का चीज क्या है उसके हिसाब से ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन हो गए, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक या पैरासिटिक, एंड हमारा होलोजोइक। अब होलोजोइक के अंदर भी और है हर्बीवोरस वाला, कि वो किस टाइप का खाना खा रहे हैं, क्या सिर्फ दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स तो हर्बीवोरस, डिपेंडेंट ऑन ओनली एनिमल्स तो कार्निवोरस, डिपेंडेंट ऑन बोथ तो ओमनिवोरस। तो इस टाइप से ऐसे डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहां हमको क्या पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे plants show autotrophic nutrition, plants show autotrophic nutrition, plants show autotrophic nutrition in which they make in which they make within their tissues, they make within their tissues, अपने टिश्यू के अंदर ही बनाते हैं वो खाना, हम तो गैस में बनाते हैं किचन के अंदर। they make within their tissues all types of food they need, all types of food they need, ठीक है। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो सेल्फ न्यूट्रिशन, फुल स्टॉप। दे यूज द रॉ मटेरियल, they use the raw material, they use the raw material, they use the raw material and energy and energy and energy, कहां से मिलता है इनको दोनों, from environment, from environment। एनर्जी, रॉ मटेरियल भी उनको एनवायरमेंट से मिलेगा, एनर्जी भी उनको एनवायरमेंट से मिलेगी। क्लोरोफिल तो उनके पास है ही, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते थे ना, प्लास्टिड्स, उसमें कौन सा प्लास्टिड सपोर्ट करता है खाना बनाने को, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इट हैज गॉट अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल की टेंडेंसी होती है या पावर कह लो कि ये सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकती है, समझ रहे हैं क्या। स्टॉप। ऑटोट्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। एक और टाइप के प्लांट्स होते हैं जो केमिकल्स यूज करके खाना बना लेते हैं, उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लाइट के हेल्प से बनाते हैं ना खाना, लाइट उनकी एनर्जी है। कीमोसिंथेसिस में दे यूज केमिकल्स टू मेक देयर फूड। तो फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, कीमो वर्ड केम फ्रॉम केमिकल, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे autotrophs are divided into 2 categories, autotrophs are divided into 2 categories, autotrophs are divided into 2 categories। first लिखेंगे photosynthesis, photosynthesis,
यानी कि आप इसको बोल सकते हो फोटो ऑटोट्रॉपिक। ये किस टाइप के ऑटोट्रॉपिक है? जो लाइट यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक। एंड सेकेंड है कीमोसिंथेसिस, उसके ब्रैकेट में कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस के ब्रैकेट में लिखना फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक ऑटोट्रॉपिक ये हो गया टाइप, और दूसरा टाइप क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रॉपिक। हमको कीमो को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो 2 लाइन कीमो का लिख के फिर हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कीमोसिंथेसिस को एक हेडिंग डाल करके 2 लाइन लिखना कीमोसिंथेसिस के बारे में। कीमोसिंथेसिस हाइफन डाल के लिखो इसमें। In this, energy is stored in food. In this energy which is stored in food. In this energy which is stored in food is obtained from is obtained from is obtained from some chemical source. Is obtained from some chemical source instead of light. Chemical source instead of light. एग्जाम्पल लिखेगा। एग्जाम्पल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, NITRIFYING, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कॉमा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। ये लोग परफॉर्म करते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड हैंड डालेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को आप लोगों को पता है, रिएक्शन भी अपन ने देखा है ना। किसी को याद है रिएक्शन? CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus ऑक्सीजन। ये तो अपन ने उसमें किया था ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में इसको बैलेंस भी किए थे अपन। तो यहाँ रॉ मटेरियल क्या है? ये दोनों। कंडीशन क्या है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, चलो इसके बारे में लिखेंगे हाइफन डाल के। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, all green plants and some photosynthetic bacteria, all green plants and some photosynthetic bacteria and some photosynthetic bacteria show photosynthesis, show photosynthesis, show photosynthesis, show photosynthesis, full stop. They contain a green pigment called, they contain a green pigment called, they contain a green pigment called chlorophyll. They contain a green pigment called chlorophyll, 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 and are able to synthesize, and are able to synthesize, synthesize मतलब बनाना, to prepare, and are able to synthesize the food, are able to synthesize the food from simple raw materials like, from simple raw materials like, from simple raw materials like CO2, carbon dioxide, and H2O, water.
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसके अलावा हमको अब फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। जैसे हम ये रिएक्शन तो हम जानते हैं और प्रोसेस भी पता है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होगा और खाना बन जाएगा। बट स्टेप वाइज एक्चुअली दो फेज में रिएक्शन होते हैं, एक कहलाता है लाइट फेज जो दिन में होता है और एक कहलाता है डार्क फेज जो नाइट में होगा, डार्क डार्क टाइम में होगा। कहने का मतलब कि खाना सिर्फ दिन में नहीं बनता है, उसका कुछ पार्ट या कुछ प्रोसेस डे टाइम में होता है एंड रिमेनिंग पार्ट नाइट टाइम में होता है। तो पूरे के पूरे प्रोसेस को हम दो फेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे, लाइट फेज एंड डार्क फेज। समझ रहे हैं क्या? लाइट फेज में क्या होता है कि जो भी पानी आपने दिया है प्लांट्स को, प्लांट्स ने जाइलम के थ्रू वो पानी को लीव्स में लिया, लीव्स से खाना क्लोरोप्लास्ट में आ गया। अब वहां पे वो खाने को सनलाइट की हेल्प से क्या करता है, तोड़ता है वाटर को। तो वाटर टूट के क्या बनेगा, H2 एंड O2। ठीक है, ये O2 रिलीज होता है, देखो ये वाला। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को वो यूज करके कुछ और केमिकल्स प्लांट्स में जो होते हैं उनको वो कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन को ऐड करके। जैसे एक केमिकल होता है प्लांट की बॉडी में, दैट इज नोन एज NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, लिखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये प्लांट के पास एक केमिकल होता है, ये उसको रेड्यूस करके उसको NADPH बना लेता है। NADP इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और जब H लग जाता है तो सामने एक वर्ड और आ जाता है, रेड्यूस्ड। ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना, हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रेड्यूस्ड NADP। ठीक है, ऑल्सो प्लांट के पास पहले ना ADP होता है। ADP का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर ATP का ट्राइफॉस्फेट है तो ADP का क्या होगा, डाइफॉस्फेट। तो ADP को प्लांट्स ATP में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वो इन दोनों को यूज करके फाइनल प्रोसेस होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। समझ रहे हैं? तो कुछ पार्ट, ये जो पार्ट इतना है ना, ये होता है डे फेज में, और ये जो पार्ट है ये होता है डार्क फेज, लाइट फेज डार्क फेज। उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है? चलो, थैंक यू।